हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो सीरीज में आप मेरे साथ सुनेंगे चैप्टर 9 निवेशित फंड में निवेश। एक अध्यापक ने स्कूली छात्र बिली बॉब से पूछा, यदि आपके पास 12 भेड़ें हैं और एक बाड़ से बाहर कूद जाती है तो आपके पास कितनी भेड़ें बचेंगी? बिली बॉब जवाब देता है, एक भी नहीं। बिली बॉब जवाब देता है, एक भी नहीं। शिक्षक कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि घटाने के सवाल का उत्तर सही है? बिली बॉब जवाब देता है, शायद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी भेड़ों का पक्का पता है। एक पुराना टेक्सास मजाक, लगभग आदर्श, विशुद्ध रूप से म्यूचुअल फंड जिसका निर्माण अमेरिका में हुआ था को 1924 में एल्यूमिनियम के एक पूर्व सेल्समैन और एडवर्ड जी लेसलर नाम के पेन द्वारा पेश किया गया था। म्यूचुअल फंड काफ़ी सस्ते, बहुत सुविधाजनक, आमतौर पर विविध, पेशेवर रूप से मैनेज्ड और संघीय प्रतिभूति कानून के कुछ सबसे कठिन प्रावधानों के तहत टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। इनके माध्यम से लगभग किसी के लिए निवेश को आसान और सस्ता बनाकर इसके द्वारा लगभग 54 मिलियन अमेरिकी परिवारों के धन को निवेश की मुख्य धारा में ला दिया गया है। यह शायद वित्तीय लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी उन्नति साबित हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही नहीं हैं और वे लगभग सही हैं। ये दोनों वाक्य काफ़ी अंतर पैदा करते हैं। इन्हीं खामियों की वजह से अधिकांश फंड बाजारों को कमज़ोर कर देते हैं, अपने निवेशकों से आगे निकल जाते हैं और उनके लिए सिरदर्द पैदा करते हैं, प्रदर्शन में अनियमित उतार चढ़ावों को झेलते हैं। बुद्धिमान निवेशक को बड़ी सावधानी के साथ अपनी धनराशियों के लिए फंड्स का चयन करना चाहिए ताकि मोटी गड़बड़ी का सामना ना करना पड़े। ज़्यादातर निवेशक इस धारणा के साथ एक फंड खरीदते हैं जो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और यह ऊपर जाना जारी रहेगा। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि मनुष्यों में यह विश्वास करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि लंबे समय तक परिणामों की एक छोटी श्रृंखला से भी भविष्यवाणी की जा सकती है। हम अपने स्वयं के अनुमान से जानते हैं कि कुछ प्लम्बर दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के घरेलू पिच पर ज़्यादा रन हिट करने की अधिक संभावना है। हमारे पसंदीदा रेस्तरां लगातार बेहतर भोजन परोसते हैं और स्मार्ट बच्चों को लगातार अच्छे ग्रेड मिलते हैं। हमारे चारों ओर कौशल, दिमाग और कड़ी मेहनत को बहुत मान्यता दी जाती है। उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और लगातार दोहराया जाता है। इसलिए यदि कोई फंड बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है तो हमारा अंतर्ज्ञान हमसे यह उम्मीद करता है कि वह भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकता है। दुर्भाग्य से वित्तीय बाजारों में कौशल की तुलना में भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई मैनेजर ठीक समय पर बाजार के सही कोने में होता है तो वह शानदार दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो अभी कॉफ़ी हॉट स्टॉक था वह अचानक ठंडा हो जाता है और प्रबंधक का IQ 50 अंकों तक सिकुड़ जाता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब बाजार का सबसे हॉट तकनीकी सेक्टर 1999 में अचानक बिना पूर्व चेतावनी के तरल नाइट्रोजन की तरह ठंडा हो जाता है। और यह एक उस निवेशक के लिए स्मरणीय तथ्य है जो इसे करता रहता है कि पिछले प्रदर्शन के आधार पर फंड खरीदना एक मूर्खतापूर्ण काम है। वित्तीय विद्वान कम से कम 1.5 सदी से म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और वे इसके कई बिंदुओं पर लगभग एक मत नहीं हैं। जैसे स्टॉक की अच्छी तरह से चयन नहीं करते हैं ताकि शोध और उनकी ट्रेडिंग की लागतों को दूर किया जा सके। फंड का खर्च जितना अधिक होगा उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। जितना अधिक बार एक फंड अपने शेयरों को ट्रेड करता है उतना ही कम कमाई करता है। अत्यधिक अस्थिर फंड जो औसत से अधिक उछलते और गिरते
नीचे गिरते हैं उनके अस्थिर रहने की संभावना है। पिछले हाई रिटर्न वाले फंड के लंबे समय तक विजेता बने रहने की संभावना नहीं है। अतीत में अपने रिटर्न के आधार पर भविष्य के शीर्ष प्रदर्शन वाले फंडों के चयन की आपकी संभावनाएं उतनी ही अधिक हैं जितनी कि बिगफुट और मिनेवल स्नोमैन दोनों आपकी अगली कॉकटेल पार्टी में गुलाबी बेले चप्पल में दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, आपके मौके शून्य नहीं हैं, लेकिन वे इसके बहुत करीब हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सबसे पहले यह समझना है कि एक अच्छा फंड ढूंढना इतना कठिन क्यों है। यह आपको अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करेगा। दूसरा, जबकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न को खराब पूर्वानुमान होता है, ऐसे अन्य कारक हैं जिनका उपयोग आप एक अच्छा फंड खोजने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अंत में, एक फंड तब उत्कृष्ट मूल्य की पेशकश करता है जब आप अपनी होल्डिंग्स में विविधता लाने के लिए एक किफ़ायती तरीका अपनाकर अन्य सभी चीज़ों से छुटकारा पाकर स्टॉक को चुनते हैं। अधिकतर विजेता फंड विजेता क्यों नहीं होते हैं? एक फंड जितना बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके निवेशक उतनी ही बाधाओं का सामना करते हैं। माइग्रेटिंग मैनेजर, जब स्टॉक पिकर को लगता है कि यहाँ कुछ पैच है, तो हर कोई उसे कहता है कि यदि आपने ग्लैम बिकर स्टाफ के कौशल को भुनाने के लिए ट्रांस अमेरिका प्रीमियर इक्विटी फंड खरीदा, जिसने 1997 में 47% लाभ प्राप्त किया, तो आप जल्दी ही भाग्य से बेहतर हो जाएंगे। TCW ने 1998 के मध्य में अपनी TCW गैलीलियो सेलेक्ट इक्विटीज फंड चलाने के लिए उसे अपना लिया और अगले 4 वर्षों में 3 में ट्रांस अमेरिका फंड बाजार में पिछड़ गया। यदि आपने एरन सुलीवान के हाई रिटर्न को भुनाने के लिए 2000 की शुरुआत में फिडेलिटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड खरीदा, जिसने 1997 के बाद से अपने शेयरधारकों के पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया, तो ठीक है, उसने 2000 में अपना हेज फंड शुरू करना छोड़ दिया व उसका पूर्व फंड खत्म हो गया, वो भी अगले 3 वर्षों में इसके मूल्य के 3/4 से अधिक। एलिफेंटियासिस एसेट, जब कोई फंड उच्च रिटर्न अर्जित करता है तो निवेशक नोटिस करते हैं, अक्सर कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों मिलियन डॉलर इसमें डालते हैं। निधि प्रबंधक उन कुछ विकल्पों को छोड़ देते हैं जो खराब हैं। वह उस पैसे को किसी दिन के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर स्टॉक जारी रहता है, तब नकदी पर कम रिटर्न फंड के परिणामों को समेट देगा। वह अपने द्वारा पहले से ही खरीदे गए शेयरों में नए पैसे डाल सकता है, जो शायद तब ऊपर गए हैं जब उसने पहली बार उन्हें खरीदा था। और अगर वह लाखों डॉलर अधिक और इन्वेस्ट करता है, तो वह खतरनाक रूप से ओवर वैल्यूड हो जाएगा, या वह नए स्टॉक खरीद सकता है जो पहले से ही खुद के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन्हें नीचे से अनुसंधान करना होगा और उन पर अधिक से अधिक कंपनियों पर नज़र रखना होगा उनका उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंत में, जब $100 मिलियन का निम्बल फंड अपनी संपत्ति का 2% यानी $2 मिलियन मिन्नो कॉरपोरेशन में डालता है, जो कुल $500 मिलियन के बाजार मूल्य वाला स्टॉक है, जो वह मिन्नो के 1% के आधे से भी कम है। लेकिन अगर हॉट प्रदर्शन निम्बले फंड को $10 बिलियन तक ले जाता है, तो इसकी 2% का निवेश कुल $200 मिलियन होगा, मिन्वो के पूरे मूल्य का लगभग आधा। यह स्वामित्व का एक स्तर है जो संघीय कानून के तहत भी स्वीकार्य नहीं है। अगर निम्बले के पोर्टफोलियो मैनेजर अभी भी छोटे शेयरों का मालिकाना हक चाहते हैं, तो उन्हें अपने पैसे को बहुत अधिक कंपनियों में फैलाना होगा, और तब शायद उनका ध्यान बहुत जगह फैल जाएगा। अधिक फैंसी फुटवर्क, कुछ
कंपनियां अपने फंडों को इंक्यूबेटिंग करने में माहिर होती हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से बेचने से पहले निजी तौर पर टेस्ट करना होता है। प्रायोजक इन इंक्यूबेट किए गए निधियों को जोखिम भरी रणनीतियों के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो कि छोटी रकम के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे कि वास्तव में छोटे स्टॉक खरीदना या प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग का त्वरित व्यापार। अगर इसकी रणनीति सफल होती है तो फंड अपने निजी रिटर्न को सार्वजनिक करके निवेशकों को लुभा सकता है। अन्य मामलों में फंड मैनेजर वाइप्स प्रबंधन फीस देता है, जो नेट रिटर्न बढ़ाता है। बाद में यह उच्च रिटर्न के बाद ग्राहकों को काफ़ी आकर्षित करता है। लगभग अपवाद के बिना इनक्यूबेटेड और शुल्क माफ़ी वाले फंडों के रिटर्न ने मध्यस्थता को फीका कर दिया है, क्योंकि भारी निवेशकों ने उनमें लाखों डॉलर डाले हैं। खर्च बढ़ रहा है। यह अक्सर छोटे निवेशकों की तुलना में बहुत बड़े ब्लॉकों में कम खरीदारों व विक्रेताओं के साथ स्टॉक का व्यापार करने के लिए अधिक खर्च करता है। यह संपत्ति में $100 मिलियन के साथ एक फंड ट्रेडिंग लागतों में प्रति शेयर प्रति वर्ष 1% का भुगतान कर सकता है। लेकिन अगर उच्च प्रति लाभ वाले फंड को $10 बिलियन तक और भेजते हैं तो इसके ट्रेडों में उन परिसंपत्तियों का कम से कम 2% तक आसानी से खाया जा सकता है। ट्रेड फंड एक बार में इसके 11 महीने के लिए अपने स्टॉक पर रखता है, इसलिए ट्रेडिंग लागत एक रक्षात्मक एसेट की तरह रिटर्न पर खर्च हो जाती है। इस बीच फंड चलाने की अन्य लागतें शायद ही कभी घटती हैं। यह कभी कभी संपत्ति बढ़ने पर भी नहीं घटती है। 1.5% के औसत संचालन खर्च और लगभग 2% की ट्रेडिंग लागत के साथ विशिष्ट फंड को लागत के बाद इसे मैच करने के लिए लागतों के पहले बाजार को प्रति वर्ष 3.5% अंकों से रौंदना पड़ता है। भेड़ों का व्यवहार। अंत में एक बार जब कोई फंड सफल हो जाता है तो उसके प्रबंधक डरपोक और नकल करने वाले हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई फंड बढ़ता है उसकी फीस और अधिक आकर्षक होती जाती है। प्रबंधकों ने अपने शुरुआती उच्च रिटर्न को उत्पन्न करने के लिए जो जोखिम उठाए वे अब निवेशकों को दूर कर सकते हैं और उन सभी से मोटी फीस आय को खतरे में डाल सकते हैं जो सबसे बड़ी धनराशि समान और ओवरफेड भेड़ के झुंड से मिलती जुलती है, जो सभी सुस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं। सभी एक ही समय में बाया कह रहे हैं। लगभग हर विकास निधि सिस्को और जीई और माइक्रोसॉफ्ट और फाइजर और वॉलमार्ट के मालिक हैं, जो लगभग समान अनुपात में हैं। यह व्यवहार इतना प्रचलित है कि वित्त विद्वान इसे केवल हेरिंग कहते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की शुल्क आय की रक्षा करके निधि प्रबंधक अपनी बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देने की क्षमता से समझौता करते हैं। उनकी मोटी लागत और बुरे व्यवहार के कारण वे अधिकांश फंड अपने पास रखने में विफल रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि अपरिष्कृत मछली के रूप में उच्च रिटर्न लगभग खराब हो रहे हैं। समय बीतने के साथ और अधिक उनके अत्यधिक खर्चों का पुल। अधिक बुद्धिमान निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह पहचानें कि एक इंडेक्स फंड जो बाजार में सभी शेयरों का मालिक है, जिसने हर समय सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब का अनुमान लगाए बिना लंबे समय में सबसे अधिक फंड्स को पीछे छोड़ा है, जिसका रॉक बॉटम ओवरहेड सालाना 0.2% ऑपरेटिंग खर्च और ईयरली ट्रेडिंग कॉस्ट सिर्फ 0.1%, जो इंडेक्स फंड को एक अचूक लाभ देती है। यदि स्टॉक कुछ लाभ उत्पन्न करता है तो कहा जाता है कि अगले 20 वर्षों में 7% वार्षिक रिटर्न देगा।
वंगार्ड कुल स्टॉक मार्केट की तरह कम लागत वाला इंडेक्स फंड ने भी 6.7% तक की वापसी दी है, लेकिन औसत स्टॉक फंड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.5% और ट्रेडिंग लागत में लगभग 2% के साथ सालाना 3.5% लाभ हासिल करने में भाग्यशाली रहा। इंडेक्स फंड में केवल एक महत्वपूर्ण दोष है, वे उबाऊ हैं। आप कभी भी बारबेक्यू पर नहीं जा पाएंगे और तब इस बारे में डींग मारने से भी वंचित रह जाएंगे कि आप देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंड के मालिक कैसे हैं। आप कभी भी यह दावा नहीं कर पाएंगे कि आप बाजार को रौंदते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स फंड का काम बाजार के रिटर्न से मेल खाना है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। आपके इंडेक्स फंड मैनेजर की पासा को रोल करने की या अनुमान लगाने की संभावना नहीं होती है कि अगला महान उद्योग टेलीपोर्टेशन या स्क्रैच एंड स्निफ वेबसाइट या टेलीपैथिक वेटर्स क्लिनिक होगा। यह फंड हमेशा हर स्टॉक का मालिक होगा, न कि अगली नई चीज पर केवल एक प्रबंधक का सबसे अच्छा अनुमान। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, इंडेक्सिंग का लाभ लगातार बढ़ता रहेगा। 20 साल या उससे अधिक के लिए एक इंडेक्स फंड पकड़ो, उसमें हर महीने इसमें नए पैसे जोड़ते जाएं और आप सभी पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों के विशाल बहुमत को बेहतर बनाने के लिए निश्चित होते जाते हैं। अपने जीवन में काफ़ी समय बाद ग्राहम ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे अच्छे विकल्प के रूप में इंडेक्स फंड की प्रशंसा की, जैसा कि वॉरेन बफेट करते हैं। जब आप अपने सभी हैंडीकैप्स को जोड़ते हैं तो आश्चर्य नहीं होता कि इतने कम फंड्स इंडेक्स को हरा देते हैं। ऐसा कुछ और भी करते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं?